वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी। तो अकाउंट्स का जो एग्जाम होता है आपका, उसके अंदर 50 मार्क्स में थ्योरी का बहुत ज्यादा वेटेज है। आप समझ लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का थ्योरी का पूछा जाता है, और उसके बाद भी 6 से 8 नंबर की थ्योरी पूछ ली जाती है। तो 20 से लेके 22 नंबर तक थ्योरी पूछ ली जाती है 50 नंबर के पेपर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वेटेज है। अब थ्योरी के अंदर जो आपकी फर्स्ट ब्लॉक है, उसके अंदर पूरा थ्योरी है 4 यूनिट्स में डिवाइड। ठीक है जी, बीच में भी और आगे ब्लॉक्स में भी थ्योरी है। तो आप एक बात समझ लीजिए, मैं इग्नू के स्टडी मटेरियल के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ही बेस्ट है। आप किसी भी ऑथर की बुक पढ़िए, उस बुक से बहुत अच्छी जो बुक है या जो कंटेंट है वो इग्नू के स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा, और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है जी, और मार्क्स भी आपको बेस्ट जो मिलते हैं वो इग्नू के मटेरियल से मिलेंगे। तो हम लोग यूज कर रहे हैं इग्नू का स्टडी मटेरियल। अब आप समझिए, थ्योरी आप इतनी सारी याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, लेकिन आप चीजों को समझ सकते हैं और समझ के एग्जाम में लिख सकते हैं। तो थ्योरी हम जितनी भी थ्योरी करेंगे 99% थ्योरी हम कुछ स्टोरीज की हेल्प से कवर करेंगे, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं। इंपोर्टेंस आपने देख लिया कि 20 से 22 नंबर की आपकी थ्योरी आती है एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप छोटी सी बात समझ लीजिए। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि आप इमेजिन कर लीजिए कि आपकी एक शॉप है, आप मिस्टर एक्स हैं, और आपकी एक शॉप है। ठीक है जी ना, जीन्स की, जीन्स गारमेंट्स। ये फर्नीचर लगा हुआ है दुकान के अंदर। ठीक है जी, और आपका ये माल रखा हुआ है। आप क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से माल लाते हैं परचेज करके, और आप इसको बहुत सारे कस्टमर को ABCD माल सेल्स कर देते हैं, माल बेच देते हैं, जिसमें कि आपके दुकान के अंदर भी कुछ खर्चे होते हैं। सैलरी देते हैं आप पानी पिलाने वाले लड़के को, और आपका स्टाफ है जो आप कपड़े दिखाता है कस्टमर्स को, उनको आप सैलरी दे देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, रेंट है दुकान का अगर किराए पे ले रखी है, वाटर का बिल है, बैंक से कोई लोन भी ले रखा है दुकान के अंदर, तो आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट दे देते हैं उनको, बैंक वालों को। ठीक है जी ना। और आपको कोई फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं तो फर्नीचर की भी आपको ट्रांजेक्शन हो जाती है। ठीक है, कोई मशीन खरीदते हैं छोटी मोटी, उसकी भी ट्रांजेक्शन हो जाती है। ठीक है, ये तो हर महीने की ट्रांजेक्शन है जो होती होती हैं। ये ट्रांजेक्शन कभी कभी होती हैं, और ये परचेज भी कभी कभी होती है, लेकिन सेल्स तो डेली होती है। तो ये सारी आपकी ट्रांजेक्शन आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है जी। अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसको हम समझेंगे और जो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। देखो, हम 100% थ्योरी कवर करेंगे, पर कवर मेरे तरीके से करेंगे। आप अगर मेरे हिसाब से चलेंगे पूरी स्टोरी को समझते हुए, तो आप लास्ट में देखेंगे आपकी सारी थ्योरी कवर हो गई। पढ़ने का तरीका वो कभी नहीं हो सकता कि हम बुक में पहले पेज से स्टार्ट करके और आगे चलते चलें। वैसे कभी चीजें सीक्वेंस से चीजें कभी खत्म नहीं होती और ना ही समझ आती। आपको मेरी नॉलेज का फायदा उठाना है, और जैसे मैं कहानी के फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, आपको बस समझते चलना है। ठीक है जी, चलते हैं आगे की तरफ, टाइम ना खराब करते हुए। आपको ये दुकान हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। देखो, चीजें सारी कवर हो जाएंगी, मैं आपको ले चलता हूँ सीधा। आप यहाँ देखिए, ये कंसेप्ट आपको कुछ दे रखे हैं। ठीक है जी। एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट को आप बता दीजिए, 5 नंबर का पूछ लेगा। या कहेगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को आप बता दीजिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट को बता दीजिए, कंसिस्टेंसी को। तो इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, और यहां से क्वेश्चन आता ही है, यहां से। ठीक है जी। तो एक एक करके मैं आपको सारे कंसेप्ट समझा देता हूँ कि ये होते क्या है। बस आपको एक दुकान अपने दिमाग में इमेजिन करनी है। मैं आपको पहले ही कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। देखो, हम हर वर्ड को याद नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन माइंड। इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वर्ड टू वर्ड कोई भी चीज याद कर ले, और ना ही एग्जामिनर इस चीज को पसंद करता कि आप वर्ड टू वर्ड याद कर ले। कर भी नहीं सकते आप, नहीं हो सकता। हम चीजों को समझ सकते हैं, और वो हम पूरी कोशिश करेंगे चीजों को हम आसानी से समझ पाए। चलते हैं, टर्न बाय टर्न सीखते हैं एक एक कंसेप्ट। आज इन कंसेप्ट को हम खत्म कर लेंगे। चलते हैं जी। पहला कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। समझो, आप एक बंदा है, यहाँ पे उसकी शॉप है। ये कंसेप्ट क्या कहता है अकाउंट्स का? देखो, बिल्कुल फ्रेश चीज है। आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं से भी आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहे, कोई मैथमेटिक्स नहीं आएगा। बड़े सिंपल सी बात है, आप समझो। ये सबको पता है कि एक मालिक होता है और एक उसकी दुकान होती है, इतने बात में कोई दिक्कत नहीं है। ये कंसेप्ट क्या कहता है, इसको छोड़ो आप क्या लिखा है, मेरी बात सुनो खाली। ये कंसेप्ट ये कहता है कि भैया, आप कोई, ये मिस्टर एक्स मालिक जो है, ये अगर अपने काम में पैसे लगाता है, एक दुकान खोलता है, ठीक है ना। सपोज करो इसने 50 लाख रुपए लगाए,
अपने इस धंधे के अंदर, और 50 लाख में इसने माल खरीदा, दुकान खरीदी या दुकान रेंट पे ली, माल भर लिया, दुकान में फर्नीचर लगवाया, कुछ लड़के रख लिए काम करने के लिए, जो भी ये करेगा करेगा। ये जो 50 लाख इसने लगाई है, इसकी पूंजी है, पूंजी मतलब कैपिटल। ठीक है जी। अब दुकान जो और ये क्या है, इसका बिजनेस है। इसने पैसा क्यों लगाया है? ताकि बिजनेस इसको बदले में क्या दे, कमा कमा के प्रॉफिट्स दे। ठीक है ना, क्या दे इसको? प्रॉफिट्स दे, हर साल डेली प्रॉफिट दे, या हर महीने प्रॉफिट दे, हर साल प्रॉफिट दे। ठीक है जी। तो इसने लगाई कैपिटल और इसको बदले में मिलेंगे प्रॉफिट्स बिजनेस से। ठीक है जी। अच्छा, ये कंसेप्ट ये कहता है कि मिस्टर एक्स, आप जो हो वो इस बिजनेस से बिल्कुल अलग हो, मतलब खुद को और बिजनेस को अलग अलग मानो, बिल्कुल अलग अलग मानो। मतलब मिस्टर एक्स को कहा गया कि आप और बिजनेस को बिल्कुल अलग अलग मानो। ये नहीं है कि आप दुकान का सामान घर में भी यूज करना शुरू कर दें ना, आप ये समझो कि आप अलग हो और बिजनेस अलग है, बस इतनी सी बात इसने कही है कि बिजनेस को खुद से बिल्कुल सेपरेट मानो। मालिक को कहा गया कि आप ये मानो कि बिजनेस आपसे बिल्कुल अलग है। ऐसे समझो कि एक बंदा है, ये एक बंदा है और आपने इस बंदे को कुछ पैसे दे दिए और ये आपको कमा कमा के बदले में पैसा देगा, इस तरह से मानो। तो बिजनेस को भी एक इंसान मानो और अपने से अलग मानो। आइए पढ़ते हैं। बिजनेस एंटिटी मीन्स अ यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस एक्टिविटी, मतलब दुकान। यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस एक्टिविटी मतलब शॉप या कोई भी कंपनी जहां पे बिजनेस एक्टिविटी होती है। इन दैट सेंस अ प्रोविजन स्टोर, बता दिया इसने, ये परचूने वाली दुकान जिसका मैं एग्जांपल ले रहा था। कपड़े की दुकान, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मतलब फैक्ट्रीज जो बड़ी बड़ी हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑल आर बिजनेस एंटिटीज। अब ये बता रहा है कि इसमें से कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का काम हो सकता है। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, देखो ये भारी भारी वर्ड है, मैं इनके मतलब क्लियर करते चलूंगा। बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब सिंपल सी शॉप, इज एन एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब है मालिक, क्या मतलब है? ऑनर। लिखा भी है इन्होंने ऑनर। जो दुकान है वो अपने मालिक से बिल्कुल सेपरेट मानी जाएगी। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। द अकाउंटिंग सिस्टम गिव्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द बिजनेस एंड नॉट अबाउट इट्स ओनर्स। मतलब क्या है कि जब खाते बनेंगे, दुकान के खाते बनेंगे साल के लास्ट में, तो उसमें इस दुकान के बारे में ही लिखा जाएगा सब कुछ, कि दुकान में कितना स्टॉक पड़ा है, कितनी संपत्ति पड़ी है दुकान में, कितना बाहर का लेना देना है। इसके मालिक के बारे में नहीं लिखा जाएगा। इसके मालिक मालिक का पर्सनल लेना देना कहाँ कहाँ है उससे मतलब नहीं है। इसके मालिक के घर में कौन कौन सी संपत्ति है, इसके मालिक के घर में कितने बच्चे हैं, इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, उन सब का ब्यौरा इसके खातों में नहीं होगा, क्योंकि मालिक के खाते नहीं बन रहे, मालिक की दुकान के खाते बन रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हम दुकान की ही बात करेंगे, दुकान अलग है, मालिक अलग है। मालिक को तो हर साल बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो ये कह रहा है कि कहाँ चला गया? द अकाउंटिंग सिस्टम गिव्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द बिजनेस एंड नॉट इट्स ओनर। ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब खातों में, विच रिलेट ओनली टू द बिजनेस। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर अकाउंटेंट है दुकान के अंदर, तो मालिक के घर में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग थोड़ी करेगा, उनको थोड़ी लिखेगा बैठ के। वो लिखेगा कि दुकान के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या माल आ रहा है, क्या माल जा रहा है। अब मालिक ने अपने घर के लिए फ्रिज खरीद लिया, उस चीज को थोड़ी लिखेगा दुकान में बैठ के वो। ठीक है ना, वो केवल दुकान से मतलब रखेगा अकाउंटेंट जो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो केवल दुकान की एक्टिविटी रिकॉर्ड करी जाएंगी, वो यहाँ लिखा है। द ओनर्स पर्सनल अफेयर्स। पर्सनल अफेयर्स का मतलब जो इसके घर में चीजें हो रही हैं, फ्रिज आ रहा है, टीवी आ रहा है, लेना देना चल रहा है पैसे का, तो वो चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। जैसे कि उसके घर के खर्चे, फूड का खर्चा, क्लोथिंग विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ हिज बिजनेस। उसके जो बिजनेस में अकाउंटेंट बैठ के एंट्री कर रहा है ना खातों में, वो वहां रिकॉर्ड नहीं होंगी। हाउएवर व्हेन पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर इज मेट फ्रॉम द बिजनेस फंड्स इट शैल आल्सो बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स। ये कह रहा है कि अगर आप यहां से कुछ गल्ले से पैसे निकाल के ले जाओगे बीच में, या कुछ माल ही यूज करने के लिए ले जाओगे, तो यहाँ लिखा जाएगा, अकाउंटेंट उसको लिखेगा ड्रॉइंग्स के रूप में। क्यों? जो बच्चे 11th-12th में अकाउंट पढ़े उन्हें पता है उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। जब मालिक दुकान से कुछ निकाल लेता है यूज करने के लिए, क्यों क्यों लिखेगा? क्योंकि भैया ये दुकान से सामान जा रहा है, चाहे मालिक ले जा रहा हो, तब भी लिखेगा ये, क्योंकि ये मानता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मालिक अलग है। अगर कस्टमर को माल बेचोगे तो भी सेल्स बना के लिखोगे, और अगर मालिक ले जाएगा तो भी ड्राइंग्स बना के आपको लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इसी का तो सामान है, ये ले जा रहा है तो किस बात की हम एंट्री करें खातों में ना। मालिक अलग है, इसलिए मालिक ले जाएगा तब भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो वही लिखा है कि व्हेन, जब पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर इज मेट फ्रॉम द बिजनेस फंड, मतलब
दुकान के गल्ले में से पैसा निकाल के मालिक अपने कुछ खर्चे पूरे करता है घर के, तो इसको रिकॉर्ड करा जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, जो बच्चे कंप्लीट कोर्स करेंगे उनको हम ये सारे के सारे कंसेप्ट के नोट्स बना के बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और जो कि मार्क्स भी उन पे पूरे मिलते हैं, उनको सिंपल लैंग्वेज में बना के हम प्रोवाइड कराएंगे सारी की सारी थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी। मैं आपको बता देता हूँ, हम कंप्लीट थ्योरी 100% सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, और उसमें मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे, देंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, अच्छी लैंग्वेज है बट थोड़ी सी टफ है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको साथ में मतलब भी समझाता चलूंगा, तो आप अगर कोर्स ना भी ले तब भी आपका हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आप अगर कंप्लीट कोर्स करेंगे हमारा, तो हम आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो मतलब आपको समझ आ गया कि मालिक अलग, बिजनेस अलग। Another implication of business entity concept is that owner of the business is to be treated as a creditor when वो ऐसे claim over the asset of the business। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया ऐसे समझो मिस्टर एक्स, आप ऐसे समझो कि आप अलग हो और ये सामने बंदा खड़ा है, दुकान को एक समझो कि दुकान की जगह एक बहुत बड़ा बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है ना, दुकान के आकार का, और आपने उसको 50 लाख दिए थे साल के शुरू में, आप हर साल उससे क्या लोगे, प्रॉफिट, ठीक है ना, और 50 लाख की क्या लगा रखी है, कैपिटल। ये बात यहाँ लिखी है। कह रहा है कि ओनर ऑफ द बिजनेस मतलब मिस्टर एक्स एक क्रेडिटर की तरह खुद को ट्रीट करें, वो ट्रीट करें खुद को लेनदार की तरह। किससे लेना है, बिजनेस से। क्लेम किसके ऊपर क्लेम है, बिजनेस के असेट्स के ऊपर, जो उन्होंने पैसा वहां लगाया और जो असेट्स में इन्वेस्ट करा गया है। एज सच द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम कैपिटल इज रिगार्डेड एज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। मतलब लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। ये कह रहा है कि ये बिजनेस तुम्हें सिरदर्दी है, अब बिजनेस से बात चल रही है, बिजनेस को एक इंसान मान के चलो, एक आत्मा मान के चलो कि बिजनेस ये जो 50 लाख तुम्हें एक्स ने दिए हैं ना यहाँ पे, अब तुम्हारी सिरदर्दी है, ये तुमने कर्ज ले लिया, मिस्टर एक्स को वापस करना है, बस इसमें इतना लिखा है, ठीक है जी। द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑल फॉर्म्स का क्या मतलब है भैया, या तो आपकी एक छोटी सी दुकान हो सकती है, या आपकी थोड़ी सी बड़ी दुकान हो सकती है पार्टनरशिप में, इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, एक बंदे की दुकान। पार्टनरशिप हो सकता है काफी सारे लोग मिलकर कंपनी रजिस्टर्ड करा लें उसी दुकान की, या हो सकता है आपके डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकते हैं शॉपिंग मॉल्स के। तो किसी भी फॉर्म में आप बिजनेस कर रहे हो, सिंगल हो, पार्टनरशिप में हो, कंपनी हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी बना लो, ये कंसेप्ट हर जगह लगेगा। कंपनी होगी तो कंपनी अलग मानी जाएगी, उसके मालिक अलग माने जाएंगे। पार्टनरशिप होगी तो पार्टनरशिप फर्म अलग मानी जाएगी, मालिक अलग माने जाएंगे। एक बंदे की दुकान होगी तो वो बंदा अलग माना जाएगा और ये अलग माना जाएगा, इसका जो स्टोर है, ठीक है जी। तो ये चाहे आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस को कर लो, इन 4-5 फॉर्म्स में से ये कंसेप्ट हर जगह लगेगा। द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सीधा सा दुकान पर लिखना मत, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखना पेपर में। दिस डिस्टिंक्शन की हिंदी होती है अंतर। कैन इजीली बी मेंटेन्ड इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी बिकॉज द कंपनी हैज अ लीगल एंटिटी ऑफ इट्स ओन। ये कुछ कह रहा है, समझ लो एक बार कि कंपनी को तो वैसे ही अलग माना जाता है, कागजों में भी कंपनी को, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आराम से मेंटेन भी हो जाता है, ठीक है। बट सच डिस्टिंक्शन बिकम्स डिफिकल्ट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक बंदे की दुकान, पार्टनरशिप मतलब कम से कम 2 बंदों की दुकान, ठीक है ना। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन लगाया हर जगह जाता है, लेकिन कंपनी में थोड़ा सा आसान हो जाता है, बस इसमें इतनी सी बात लिखी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट मनी मीजर कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि भैया अकाउंटेंट, ये दुकान है, दुकान के अंदर अकाउंटेंट बैठा है, ये एक्स की दुकान है। अब ये तुम ये हो अकाउंटेंट, बल्कि खुद को एक्स भी मत समझो, हर एग्जांपल में खुद को अकाउंटेंट समझना। समझो कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है, बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा, वरना खुद से पढ़ के समझ नहीं आने वाला। सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया अकाउंटेंट तेरा काम है हर ट्रांजैक्शन की एंट्री करना खातों में, चाहे तू कंप्यूटर में कर ले, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे किताब पे कर ले, चाहे कॉपी में कर ले, तेरे को एंट्री करनी है हर चीज की। कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कोई खर्चा हो रहा है, हर चीज की एंट्री करेगा तू। लेकिन एक बात समझ ले, उन ही चीजों की एंट्री करेगा जो जिन चीजों को पैसे में नाप सकते हैं। मतलब परचेज करके लाया है मालिक, तो उसमें लिखा होगा ना बिल में कि 10,000 की परचेस है, हाँ। सेल हुई है तो एक अमाउंट पता होगा ना कि 2,000 का माल बेचा है, हाँ। टाइपराइटर लाए पता होगा ना 3,000 का है, हाँ। कंप्यूटर लाए पता होगा ना कि 50,000 का है, हाँ। दुकान का किराया गया है, उसमें रुपए में पता होगा ना कि 2,000 गया है, हाँ। मतलब हर उस चीज की एंट्री करनी है अकाउंटेंट तेरे को जिसको पैसे में नाप सकते हैं।
और उस चीज की एंट्री कभी नहीं करनी है अकाउंट्स में, खातों में, जिसको पैसे में नहीं नाप सकते। मतलब ओनली दोस ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। हिंदी में समझ लो, वो ही एंट्री करनी है जिनको पैसे में नाप सकते हैं। अब सवाल ये है कि हर चीज को तो पैसे में नाप सकते हैं, प्रैक्टिकली आप देखो, प्रैक्टिकली समझना है, बस दुकान को इमेजिनेशन में लाना है। किस चीज को हम नहीं नाप सकते? नहीं नाप सकते बहुत सारी चीजें। जैसे सरकार ने हमें जमीन फ्री में दे दी, अरबों रुपए की जमीन है पर फ्री में दे दी, तो समझो ना, हमें कुछ देना पड़ा क्या उस चीज के लिए? ना। ये जो एग्जांपल है ना, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी काम आएगा, वहां भी मैं इसका जिक्र करूंगा। तो इसको हम नहीं नाप पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, दूसरा समझो, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ईमानदार हैं, पर आप नाप सकते हो क्या 1 करोड़ की ईमानदारी उनकी? ना, तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमारे कस्टमर बहुत लॉयल है, हमारी दुकान को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, नाप सकते हो क्या उनकी लॉयल्टी कितने करोड़ की है? नहीं, तो इसको भी नहीं रिकॉर्ड करना। तो वो काल्पनिक बातें रिकॉर्ड मत करना अकाउंटेंट जिसको आप पैसे में नहीं नाप सकते, वो सारी चीज रिकॉर्ड करना जिसको आप पैसे में नाप सकते हो। देखो, यूजुअली बिजनेस डील्स इन एवरी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल यूनिट्स। देखो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, तो आपको मैं समझा देता हूँ सारी चीजें, स्टोरी से आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगेन, आप इसको करेंगे कोर्स को तो आपको थ्योरी हम पूरी देंगे, थ्योरी में पूरे नोट्स देंगे। यूजुअली बिजनेस डील्स इन ए वैरायटी ऑफ आइटम हैविंग डिफरेंट फिजिकल यूनिट्स सच एज किलोग्राम्स, क्विंटल्स, टन्स, मीटर्स। ठीक है, वही डिपेंड करता है, अगर आप किस चीज का काम कर रहे हैं। कुछ चीजें किलोग्राम में तुलती हैं, कुछ क्विंटल में, कुछ टन में, कुछ मीटर में। कपड़े का काम है तो मीटर से नापोगे, दूध का काम है आपका लीटर में नापोगे, डिपेंड करता है क्या काम कर रहे हो। तो कह रहा है कि हर बिजनेस में अलग अलग तरह की यूनिट चलती हैं नापने के लिए। इफ द सेल एंड परचेज ऑफ डिफरेंट आइटम आर रिकॉर्डेड इन द टर्म ऑफ देयर फिजिकल यूनिट, एडिंग देम टुगेदर विल पोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जहां डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। बट इफ दीज आर रिकॉर्डेड इन कॉमन डिनोमिनेशन, देयर टोटल बिकम्स होमोजीनियस एंड मीनिंगफुल। वो कह रहा है कि आप एक ऐसी इकाई का प्रयोग करो ना, आप उसके रिकॉर्ड करने के लिए जो कि होमोजेनियस मतलब एक जैसी हो। देयरफॉर वी नीड ए कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब हमें एक ऐसी इकाई चाहिए जो कॉमन हो सबके लिए। मनी डज दिस फंक्शन, कह रहा है पैसा इस काम को करता है। मतलब ये है यार, आपकी दुकान में 100 आइटम है, ठीक है, आप कुछ भी बेच दो, आपको बस लास्ट में ये पता होना चाहिए ना कि कितने रुपए की बेची, सही है ना। अब समझो, आप अपनी दुकान पे तेल भी बेचते हो, कपड़ा भी बेचते हो। तो तेल बेचते हो लीटर में, कपड़ा बेचते हो आप मीटर में, और ऊपर से आप संतरे भी बेचते हो, वो बेचते हो आप किलो के हिसाब से। तो लीटर भी है, मीटर भी है, और आपका किलोग्राम भी है। तीन यूनिट है। तो ठीक है ना। अब बिल के ऊपर अब अकाउंटेंट को एंट्री करनी है, 1 किलो संतरे बेचे, 1 लीटर तेल बेचा और 1 मीटर कपड़ा बेचा। अब वो कैसे करेगा जब तक ये नहीं पता हुआ कि कितने रुपए का तीनों सामान बेचे अलग अलग, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि जो रुपया है वो इस प्रॉब्लम को दूर कर देता है, मीटर लीटर और हीटर जो भी है, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। जो करेंसी है, जो करेंसी है, मतलब इंडिया की करेंसी रुपया है, बाहर की डॉलर है, तो जो करेंसी है ना वो इस प्रॉब्लम को दूर कर देती है। और किसी भी तरह का सामान हो, किसी भी नेचर का सामान आप बेच रहे हो लीटर मीटर हीटर में, आपको बस ये देखना है कि मनी के टर्म्स में वो कितने रुपए का बिका, और उसको ही रिकॉर्ड करना है कि 2000 का बिका तो 2000 की सेल डाल दो। आप ऐसे थोड़ी करते हो कि 1 किलोग्राम तेल बिका तो 1 किलोग्राम, 1 लीटर तेल, या 1 किलोग्राम चावल, ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड करते हो चीजों को ना। आप ये देखते हो 1 किलोग्राम बिका और कितने रुपए का बिका। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मनी जो है ना, पैसा इतनी अच्छी चीज है कि वो लीटर मीटर हीटर सबको दूर करके इस फंक्शन को क्या बना देती है, मीनिंगफुल, होमोजीनियस। और ये काम कौन करता है? मनी, इस प्रॉब्लम को दूर हटाने की। इट इज अडॉप्टेड एज द कॉमन मेजरिंग यूनिट, मतलब चाहे मीटर लीटर हीटर कुछ भी हो, हम केवल किसको क्या कहते हैं, किस में नापते हैं चीजों को? मनी में। ऑल रिकॉर्डिंग देयरफॉर इट इज डन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड करेंसी। स्टैंडर्ड मतलब पूरे देश में जो चलती हो, भारत में क्या चलता है? रुपया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रुपया है, यूएस में आपका डॉलर है, ठीक है ना। ये वही बात कर रहा है। Another implication of money measurement accounts is that only those transactions and events are to be recorded in the books of account which can be expressed in terms of money such as purchase, sale, payment, salary, good loss, accident। कह रहा है वही ट्रांजेक्शन आपको लिखनी है जो आपको मनी में नाप सकते हो। अदर हैपनिंग्स लाइक डेथ ऑफ एन एफिशिएंट मैनेजर, एक मैनेजर मर गया जी, बहुत एफिशिएंट था, हमें नुकसान हो गया 100 करोड़ का, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई, उसकी जिंदगी की क्या वैल्यू थी, नहीं नाप सकते है ना। या एग्जाम्पल और लिख सकते हो, या लॉयल्टी ऑफ कस्टमर, इसको भी नहीं नाप सकते। डेथ ऑफ मैनेजर, इसको भी नहीं नाप सकते। जब नाप नहीं सकते तो इनको
आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इनको मनी में भी, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा जाता। क्यों? क्योंकि इनके इफेक्ट जो है नॉट मीजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको पैसे में हम नहीं आ सकते। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, होप सो, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। देखो मैं आपको एक ओवरव्यू देता चला जा रहा हूं, ठीक है ना, और मैं अपने खुद के सिंपल लैंग्वेज के नोट्स बना रहा हूँ, बन चुके हैं एक्चुअली हमारे नोट्स, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इतना सब कुछ रायता फैलाने की इसके लिए जरूरत नहीं है जितना इन्होंने टफ करके चीजों को दे रखा है ना। अब ये कुछ बात कह रहा है, बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी। पहला कंसेप्ट क्या था, बिजनेस एंटिटी। तो कह रहा है कि ऑफिस के लिए टाइपराइटर खरीदा, आएगी भाई, ऑफिस के लिए कुछ भी खरीदे, शॉप के लिए कुछ भी खरीदे, सब आएगा। सैलरी दी है, ऑफिस के टाइपिस्ट को आएगा। बॉट ए शोकेस फॉर 2000, अगर ऑफिस के, हम ये मान रहे हैं ऑफिस के लिए खरीदा हुआ, तो आएगा। डोमेस्टिक फर्नीचर बेचा है भैया, घर का फर्नीचर बेचा है, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा? घर से रिलेटेड कुछ थोड़ी आएगा। क्लोथ खरीदे हैं, आएंगे। और क्यों खरीदे हैं? दुकान के लिए, गारमेंट्स के लिए। शर्ट खरीदी है अपने लड़के के लिए, क्यों आएगी भैया? शर्ट से क्या मतलब है? हाँ, लेकिन अगर 250 रुपये दुकान से निकालने हैं इसने शर्ट खरीदने के लिए, वो 250 रुपये निकालने की एंट्री आई। एंटर, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एंटर करा। अबे भैया, एग्रीमेंट एंटर करने की कोई एंट्री थोड़ी होती है। रेंट जब पे करेगा उसकी एंट्री होगी। रेंट का एग्रीमेंट इसने बनाया, उसकी क्या एंट्री होगी? हाँ, रेंट के एग्रीमेंट के लिए कुछ पैसा दिया है कोर्ट में, उसकी एंट्री होगी। सैलरी दिया सेल्समैन को, आएगा। घर के नौकर को सैलरी दी है, क्यों आएगा? नहीं आएगा। ये कहाँ नहीं आएगा? दुकान के खातों में लिखा है ना, रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ बिजनेस। एक बंदे को अपॉइंट करा, अपॉइंटमेंट की एंट्री थोड़ी आएगी। अरे भाई, केवल वो एंट्री आती है, दोनों कॉन्सेप्ट मिला के पढ़ो। एक तो केवल वो एंट्री आती है जो दुकान से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, और दूसरा जो मनी के टर्म्स में ना भी जा सकते हैं। अब किसी का अपॉइंटमेंट कराए, इसमें कुछ पैसा थोड़ी चला गया यार, खाली अपॉइंटमेंट लेटर दिया, उसको जब सैलरी देंगे 1 महीने बाद, वो सैलरी की एंट्री होगी। तो यहाँ पे तो ये जो है ना अपॉइंटेड सतीश, ये नॉन मोनेटरी टर्म वाली प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, जो दूसरा कंसेप्ट का है। मोनेटरी टर्म्स में कुछ जान नहीं रहा तो नहीं आएगा, ठीक है जी ना। बिजनेस पर्पज के लिए लोन लिया है, पैसा आएगा। एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया यार, मनी टर्म में थोड़ी आती है चीज, हटाओ, ये सर नहीं आएगी, ठीक है, ये अलग चीज है। यो एक्चुअली ये ऊपर की जो यूनिट्स है ना, वहां से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। हम करेंगे, सारी चीजें करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस कॉन्सेप्ट, बड़ी सिंपल सी बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं। आप अकाउंटेंट बैठे हो दुकान के अंदर, हर बार ये एग्जांपल रखेंगे अपन, सही है। और बड़ी इसमें 20 लड़के काम करने वाले हैं दुकान के अंदर, ये माल बेचते हैं फटाफट से, बहुत बड़ी दुकान है, ये मालिक यहाँ गद्दी डाल के बैठा हुआ है, आप अकाउंटेंट हो, आप ही बिलिंग करते हो सारी की सारी, ठीक है जी। अब क्या होता है, आप एंट्री करते हो, बिलिंग वाला लड़का लग बैठा हुआ जो बिल बनाता है, बिल यहीं से बन जाते हैं सपोज करो, ठीक है। अब आपके पास आया इनमें से एक लड़का जो दुकान में काम करते हैं, बोला जी 5,000 की सेल करी है मैंने, एंट्री कर दो फटाफट से। 5,000 की सेल करी है। एक लड़का और आया, जी मैंने 10,000 की सेल करी है अभी, एंट्री कर दो कंप्यूटर में, टैली के अंदर। तो आप कहोगे अरे बेवकूफ आदमी, ऐसे बोलने से एंट्री थोड़ी कर दूंगा, कुछ सबूत दिखा, कुछ, भाई बहुत बड़ा काम है। सबूत, सबूत का मतलब, इसने कहा हुआ कि अबे जब तूने माल बेचा है तो मालिक से जाके बिल तो बनवाया होगा। अब ये मान के चलो अकाउंटेंट बिल नहीं बना रहा, मालिक हाथ से बिल बना रहा है, बिल बनवाया हुआ, बिल देना मेरे को, अकाउंटेंट का बिल दे, बिल का है 5,000 का। तो ये जो बिल बनाया, अकाउंटेंट जो एंट्री करेगा बिल के आधार पे करेगा। अब सपोज करो परचेस मैनेजर है दुकान के अंदर, जो होलसेल मार्केट से सारा माल खरीदता है। अब वो परचेस मैनेजर इस अकाउंटेंट को बोलता है कि मैं 10 लाख रुपए का माल खरीदा है, एंट्री कर दो ये 10 लाख की परचेस की खातों में। तो ये कहेगा बिल देना 10 लाख का, मतलब अकाउंटेंट जितनी भी एंट्री करेगा उसको बिल के आधार पर ही करनी चाहिए, चाहे परचेस की है, चाहे सेल की है, चाहे खर्चों की, चाहे बैंक की है, चाहे किसी भी तरह की एंट्री है। कुछ सबूत हो, सबूत का मतलब है कोई वाउचर हो, कोई बिल हो, कोई कैश मीमो हो, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटेंट अकाउंटेंट सारी एंट्री तभी करिए तेरे पास सबूत हो। कह रहा है टर्म ऑब्जेक्टिविटी रेफर टू बीइंग फ्रॉम फ्री फ्रॉम बायस ऑन फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी, अकाउंटिंग मेजरमेंट आर टू बी अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब दोषपूर्ण, जिनमें फेयर हो, सही हो, वेरीफेबल, इंडिपेंडेबिलिटी। फॉर दिस पर्पस ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सेल परचेज खर्चे शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, उनके सबूत होने चाहिए, जैसे बिल, इनवॉइस, रिसिप्ट, कैश मेमो, ये सब बिल होने चाहिए। दीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फॉर्म द बेसिस फॉर मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फॉर देयर वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट आफ्टरवर्ड्स। ये कह रहा है कि भैया
जब आप फाइल में सारे बिल लगा के रखोगे ना, तो चेकिंग करने भी तो आएगा साल के लास्ट में ऑडिटर, वो कहेगा कंप्यूटर में तुम्हारी 50 लाख की एंट्री है, इसके बिल दिखाओ, तो आपको बिल भी तो दिखाने पड़ेंगे। तो बिल से दो काम हो रहे हैं, एक तो अकाउंटेंट को फायदा है कि उसको सबूत मिल गया तो उसने एंट्री करी, बाद में ऑडिटर जो आएगा चेक करने का तो उसको भी इस बिल से चेक रीवेरीफाई करनी होगी सारी एंट्री, तो ठीक है ना। तो ऑडिटर को भी फायदा है। अकाउंटेंट का क्या फायदा है कि फ्री फ्रॉम बायस फ्रॉम सब्जेक्टिविटी, बायस का मतलब है दोष, वो दोष मुक्त हो जाएगा, उससे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है जी। As for item like depreciation, provision for doubtful debts where no document evidence available, the policy statement made by management are to be treated necessary evidence। बता देता हूँ क्या है। देखो सेल परचेज खर्चों के बिल होते हैं, पर कुछ एंट्री होती है जिनके बिल ही नहीं हो सकते, जैसे डेप्रिसिएशन लगाना है आपको मशीन पे। जो बच्चे 11-12 में कॉमर्स पढ़े उन्हें पता है कि मशीनों में हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, उनकी वैल्यू कम होती जाती है, तो इसका कोई बिल थोड़ी बनता है यार। इसका बिल नहीं बनता तो इसके लिए क्या करते हैं, मैनेजमेंट की पॉलिसी, जो मैनेजमेंट एक पॉलिसी बनाती है, जो मैनेजमेंट का मतलब है मालिक, मालिक पॉलिसी बना के एक जगह लिख देते हैं कि हम हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पे सबूत क्या हुआ, मैनेजमेंट की पॉलिसी का लेटर, ठीक है ना, कुछ केसेस में, किसमें, डेप्रिसिएशन वगैरह में, ठीक है। आगे चलते हैं, इस कंसेप्ट को भी देखेंगे थोड़ी देर में, लास्ट में देख लेंगे। ये कॉस्ट कंसेप्ट देखो आप क्या कह रहा है। फिर बना लेते हैं एक दुकान, अकाउंटेंट बैठा है। कॉस्ट कंसेप्ट यार बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, क्या ऐसा है कि भैया जिस चीज को खरीदने के लिए आप जितना खर्चा करो उतने की ही दिखाना। फ्रिज खरीद के ला रहे हो दुकान के लिए 10,000 का है तो 10,000 का रिकॉर्ड कर दो। जमीन खरीदी है बिजनेस के लिए 1 करोड़ की, तो कितने की रिकॉर्ड करो, 1 करोड़ की। बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख की, तो अकाउंटेंट कितने की रिकॉर्ड कर, 10 लाख की। एविडेंस लेता रहे, बिल्डिंग की रजिस्ट्री ले, अमाउंट डाल, मतलब सारे के सारे बिल लेता रहे और अमाउंट डाल। 90% केसेस में बिल मिल जाते हैं, और जिनमें नहीं मिलते वहां पे हमने अभी पढ़ा था ऊपर कंसेप्ट में कि मैनेजमेंट की पॉलिसी लग जाती है। तो जो भी कॉस्ट आप दे रहे हो किसी चीज को खरीदने की, जितने का माल खरीदा है उतने का रिकॉर्ड करो, जितना पे करके आ रहे हो आप बेसिकली उतना ही रिकॉर्ड करो। कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करो चीजों को, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, जितना आप पे कर रहे हो बिजनेस के लिए, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात। एक प्रॉब्लम आती है भाई इससे, समझो आप क्या आती है, बताता हूं, खासकर जमीन के मुद्दे में। आज सन 2021 में 10 लाख रुपए की मैंने जमीन खरीदी, तो बैलेंस शीट में कितने, अपने खातों में कितने दिखा दूंगा, 10 लाख। 2030 में इसकी वैल्यू हो जाएगी भैया 10 करोड़ रुपए। जमीन की वैल्यू घटती तो है नहीं, बढ़ती है, लेकिन मेरे खातों में कितनी आती रहेगी, हमेशा 10 लाख। समझ रहे हो प्रॉब्लम। अच्छा 10 साल बाद क्या उसकी सही वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही होगी, क्या उसकी जमीन की वैल्यू 10 लाख, क्योंकि मेरे खातों में 10 लाख चलती रहेगी, और असली में हो जाएगी 10 करोड़। 10 करोड़ क्या मार्केट वैल्यू जो होगी, जो मार्केट में वैल्यू चली होगी 10 साल बाद। तो याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना तो होता है कि कॉस्ट पर रिकॉर्ड करनी होती है, पर इस कॉन्सेप्ट की कुछ बुराई भी है, लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन यही है कि करंट करंट मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ और चल रही होती है, और हम पुरानी असेट्स दिखा रहे होते हैं किसी और वैल्यू पे जो कि 10 साल पहले थी, ठीक है ना। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है बेसिकली कि हर चीज को जितना पे करके आए उतने पे रिकॉर्ड करो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की बुराई क्या है कि ये मार्केट वैल्यू नहीं दिखा रहा होता कभी भी, मतलब सही पोजीशन नहीं दिखा रहा होता बिजनेस की, ठीक है। आगे देखते हैं, बिजनेस एक्टिविटी इन एसेंस इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी। यार क्या ही लैंग्वेज इन्होंने लिखी है, मतलब समझ से बाहर हो जाती है, बिना मतलब की टिपिकल लैंग्वेज है, इतना सिंपल सिंपल तरीके से ये चीजें समझ आ जाती हैं, पर लैंग्वेज पता नहीं भाई क्या लिखते हैं। चलो करते हैं, खैर। कॉस्ट क्या होता है भैया, जितना आप पे कर रहे हो किसी चीज के लिए। प्राइस पे टू बी, प्राइस पेड जो होता है वो कॉस्ट होता है जब आप कोई चीज खरीदते हो। ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस, जितने का है उतने का रिकॉर्ड करो, ठीक है। एग्जाम्पल इज बिजनेस बाय मशीन, 80,000 की आपने मशीन खरीदी है, 80,000 की रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो 1 लाख की हो जाए मार्केट में कुछ दिन बाद, लेकिन आपकी बुक में कितनी आएगी, 80,000 की कॉस्ट पे आएगी, ठीक है। और क्या होता है, एक डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, आप सबको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू में कमी। एक मशीन आप 80,000 की लाए ना, तो आप क्या करते हो, उसकी वैल्यू घटा घटा के लिखते हो हर साल, 60,000, 50,000, डिपेंड करता है कितने परसेंट लगा रहे हो। ऐसे हर साल उसकी वैल्यू घटा घटा के लिखते हो, और एक दिन उसकी वैल्यू जीरो, क्योंकि यार कोई भी मशीन है, कोई भी फर्नीचर है, उसकी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो जीरो हो जाएगा,
उसके बाद वो कबाड़ा हो जाएगा, जीरो का हो जाएगा। ये थोड़ी वही मशीन लाइव चलती रहेगी हमेशा 100 साल तक, 110 साल तक। कोई मशीन लाते हो उसकी वैल्यू कम करके लिखते हो आप, वो एक दिन लास्ट में जीरो कर देते हो, बहुत खत्म। क्योंकि यही सही कहानी है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आप कोई मशीन खरीदते हो, यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही कॉस्ट पे दिखाते रहोगे ना। कुछ मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगता है, कुछ हाँ, जितनी फिक्स सेट है एक्चुअली लैंड को छोड़ के सब पे डेप्रिसिएशन लगता है, बता दूं आपको। जैसे जैसे टाइम बीतता है और उसकी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है ना, क्यों? डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है जी, थोड़ा सा पढ़ लेना, चीजों को समझ आ जाएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं अभी तक बोल रहा हूँ हिंदी में कहानी, वो इंग्लिश में लिखी हुई है। ड्यूअल एस्पेक्ट, भैया मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के बता चुका हूँ कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। वो थोड़ी सी आप वीडियो देख लेना, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, उसको कर दूंगा। कि मैंने पूरी कहानी सुना रखी है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, पूरा कंसेप्ट आपको वहीं से खत्म हो जाएगा। डुअल का मतलब है दो, दो कह रहा है हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। वहां मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ यार, आधा घंटा लगा के, ठीक है ना। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, गोइंग माने चलना, गोइंग माने चलना, कंसर्न माने दुकान। कह रहा है कोई भी दुकान हम ये मान के चलते हैं हमेशा कि लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक, 100 150 साल 3 साल, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं हम ये चलते हैं, मानते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, ठीक है ना, ये मान के चलते हैं हम हमेशा। नॉर्मली द बिजनेस इज स्टार्टेड विद द इंटेंशन ऑफ कंटिन्यूइंग इट इंडेफिनेटली और एटलीस्ट फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। ठीक है, कह रहा है नॉर्मली जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो ना, ये नहीं मानते 1 साल 2 साल चलेगा, आप मानते हो कि हमेशा चलता रहेगा, इंडेफिनेट, अनंत काल तक चलेगा। द इन्वेस्टर लैंड मनी एंड क्रिएट सप्लाई गुड्स विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। कह रहा है कोई भी बिजनेस को लोन देता है, ठीक है ना, या आपको कोई उधार माल बेचता है, ये थोड़ी सोच के बेचता है कि आपका 2 दिन बाद बिजनेस बंद हो जाएगा। उसे लगता है कि चलता रहेगा यार बिजनेस, इनका पैसा आता जाता रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो ऐसा जो प्रिंसिपल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो यही आपको सिखाता है। ये आपको बताना चाहता है कि आप ये मानो कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, क्रेडिटर भी है, और जो आपको उधार माल बेचते हैं क्रेडिटर, वो भी यही मान के आपको माल देते हैं कि बिजनेस इनका 2 दिन में बंद नहीं होने वाला। कह रहा है कि हम यही मानते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, जब तक कि कोई ऐसा सबूत हमें ना मिल जाए जिससे पता लगे कि बिजनेस बंद होने वाला है। सबूत कैसे मिल सकता है? सबूत ऐसे मिल सकता है, भैया पटाखा बनाने की फैक्ट्री है, कल गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर पास होने वाला है जिसमें पटाखा बनाने की फैक्ट्री हमेशा के लिए क्या होने वाली है, सारी बैन। तो मेरे को पता लग गया कि मेरा बिजनेस नहीं रख सकता, क्योंकि गवर्नमेंट नया कानून लेके आ गई कि एक्सप्लोजन वाली फैक्ट्री नहीं चलेंगी। जब तक कोई ऐसा सबूत ना मेरे को मिल जाए कि हाँ मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, पक्का सबूत ना मिल जाए, तब तक मैं क्या मानूंगा कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, कह रहा है कि अब रिलेट करो पटाखे वाली फैक्ट्री से, अनलेस देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस। यहाँ स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या था? जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि बंद होगी। द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न। जब तक पक्का सबूत ना मिले, मानो बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है ना। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, वो किस आधार पर बनाए जाते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है। देखो अभी इतना हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये बस सिंपल सी बात कह रहा है, जो करंट के खर्चे हैं, जो डेली वाले खर्चे हैं, मतलब या महीने वाले खर्चे हैं, सैलरी है, रेंट है, मतलब महीने वाले, ये सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। और जो आपके लॉन्ग टर्म वाले खर्चे हैं, जैसे मशीन है, एक बार खरीद ली 5 साल के लिए छुट्टी, हर महीने नहीं आनी। फर्नीचर एक बार खरीद लिया 5 साल के लिए छुट्टी, आपके बैलेंस शीट में आते हैं। क्यों होता है ऐसा? ये होता है केवल इस कंसेप्ट के कारण, गोइंग कंसर्न के कारण, क्योंकि हम ये मान रहे होते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। इसलिए हम इनको बैलेंस शीट में भेजते हैं और हर साल इसको प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। बस ये इतनी, ये जो इतनी इन्होंने रामायण लिखी हुई है, वो यही लिखी हुई है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। कह रहा तुमने आज बिजनेस शुरू करा और आपको पता है लंबे समय तक चलता रहेगा, 100 साल 150 साल, तो भैया क्या इंतजार करोगे क्या कि जब बंद होगा 100 150 साल बाद, तब देखूंगा कि कितने रुपए लगाए थे, 100 रुपए लगाए थे, उस समय मेरी जेब में 500 है टोटल, तो कितना कमाया मैंने? इतना इंतजार कौन करता है यार। तो उन्होंने कहा इतना इंतजार नहीं करना,
आप एक काम करो, आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट देख लो कि कितना कमाओ। तो क्या करें, रोज देखें? रोज देखना भी पॉसिबल नहीं है भाई। तो उन्होंने कहा इसको ना आप एक एक साल में बांट लो, हर साल की लास्ट में देख लो। साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को। तो आप क्या करो, 1 अप्रैल से शुरू करो कोई भी काम, या साल के बीच में से भी शुरू करो, कभी भी शुरू करो। आप हर 31 मार्च को देखो कि जब से काम शुरू करा तब से यहाँ तक कितना मैंने सेल करी, कितनी परचेज करी, कितना प्रॉफिट है। तो क्या कहा इन्होंने, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि आप ऐसा मत करो कि आज बिजनेस शुरू कर रहा तो इंतजार करो कि जब बिजनेस बंद होगा, मेरा जब बिजनेस बंद होगा, मेरा दिवालिया निकलेगा, तब से मैं देखना शुरू करूंगा ना, ऐसे मत करो। आपको करना क्या है, आप हर साल पूरे बिजनेस को छोटे छोटे टाइम में तोड़ लो और हर साल रिव्यू करो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है ना जी? पढ़ो फटाफट। कह रहा यू नो द गोइंग कंसर्न कांसेप्ट एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। गोइंग कंसर्न है क्या था कि बिजनेस चलता रहेगा लंबे समय तक, अनंत काल तक, बट द बिजनेसमैन कैन नॉट पोस्टपोन द प्रिपरेशन ऑफ इंडेफिनेटली। पर बिजनेसमैन है ना, ये नहीं कह सकता कि लंबे समय तक चलेगा, तो मैं अपने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस और अपना प्रॉफिट पता लगाने के लिए लंबे समय बाद ही बनाऊंगा ना, उसको तो हर साल चाहिए। तो कह रहा है कि देयरफॉर ही प्रिपेयर देम पीरियडिकली। पीरियडिकली का मतलब है कुछ पीरियड के लिए, और जनरली 1 साल के लिए ये बनता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। दिस विल ऑल्सो इनेबल अदर इंटरेस्टेड पार्टी सच एज ओनर इन्वेस्टर, ये वो, असेसमेंट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। मतलब जो और पार्टी हैं जिनको इंटरेस्ट है तुम्हारी प्रॉफिट जानने में, जैसे बैंक्स हैं, बैंक लोन क्यों देंगे, इंटरेस्ट पहले आपका प्रॉफिट देखेंगे। इनकम टैक्स वाले हैं वो इंटरेस्टेड होंगे, सरकार इंटरेस्टेड होगी, ठीक है ना, तो उनको भी पता लग जाएगा। तो लाइफ ऑफ द बिजनेस, ये पूरी लाइफ डिवाइड कर ली जाती है अकाउंटिंग पीरियड्स में, मतलब एक एक साल में, इसको हम बोलते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और क्या करते हैं हम, देखते हैं कि इस साल में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, और उसका फिर असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च, उसको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। कह रहा है कि कन्वेंशनली, कन्वेंशनली का मतलब ये जो प्रथा चलती आ रही है, जो होता है ना, एक पीरियड होता है 1 साल का, ठीक है ना, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है, ठीक है ना। कैसे, या दिवाली से दिवाली, कैसे भी हो सकता है, लेकिन 99% में केस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का खाता बनाते हैं, याद रखना फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। आगे